Hello everyone, welcome back again to this particular class of the Commerce Coaching Institute. So guys, हमने चालू किया हुआ है अपना वैल्यूएशन ऑफ शेयर नाम का चैप्टर। आज हम अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के फोर्थ पार्ट में हैं, ठीक है। और आज हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाए, हम पहले तो ये देख लें कि इसके पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ के रखी हुई है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ शेयर, राइट। अगर आपको याद होगा तो हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नाम का चैप्टर किया था स्टार्ट। इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी कंपनी है तो उसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमने रीजंस देख लिए थे। तो रीजंस क्या क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को करने के। सबसे पहला रीजन ये हमने देख लिया था कि जब वन क्लास ऑफ शेयर को कन्वर्ट करना होता है अनदर क्लास ऑफ शेयर्स में, लेट से हमने एग्जांपल लिया था कि प्रेफरेंस शेयर्स को अगर कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर्स में, तो उस टाइम पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने की जरूरत पड़ती है। फिर सेकेंड हमने रीजन देखा था कि अगर कोई शेयर होल्डर है अपने बैंक के अगेंस्ट, अपने शेयर के अगेंस्ट बैंक से लोन लेना चाहता है, तो उस टाइम पर भी शेयर का वैल्यूएशन बैंक को करना जरूरी होता है। उसके बाद जब आप अपने शेयर्स को परचेस या सेल करते हो तभी भी आप परचेस या सेल्स करते हो तभी भी आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट लास्ट हमारा रीजन था ये वाला। नेक्स्ट हमारा लास्ट रीजन ये था कि जब कंपनी एमलगमेट होती है, एब्जॉर्ब होती है या कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, उस टाइम पर भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना जरूरी होता है, बराबर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शेयर्स की वैल्यूएशन करने की मेनली दो मेथड है। वैसे तो 3 से 4 मेथड है, लेकिन मेनली दो ही मेथड मानी जाती है। अगर इसके अलावा और कोई मेथड का क्वेश्चन आपको दिया होगा अपने नोट्स में तो वो मेथड भी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है क्या। तो दो मेथड में से दो मेथड वो कौन सी थी। तो पहली मेथड हमने देखे थे नेट एसेट्स मेथड, राइट। और दूसरी मेथड है यील्ड मेथड। अब नेट एसेट मेथड में हमने देखा था आगे इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, देख लो एक बार। कि हमने इसमें देख लिया था इस मेथड को इंट्रिंसिक मेथड भी कहते हैं, इसको लिक्विडेशन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसे ब्रेकअप मेथड भी कहते हैं और एसेट बैकिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं, बराबर है क्या। इसके 4 नाम है, ये किसी भी नाम से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बोला है इन दिस मेथड वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट कंपनी विल बी लिक्विडेट। समझ में आया क्या। इस मेथड में हमको ऑलवेज ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप नेट एसेट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि वहां पर हमेशा कंपनी क्या हो गई होगी, लिक्विडिटी हो गई होगी, राइट। अब सर अगर क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कंपनी लिक्विडेट हो रही है। अगर उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है कि द कंपनी इज लिक्विडेट, बराबर है, तो आपको दिमाग लगाना है कि वहां पर नेट एसेट मेथड ही आएगा, बराबर है। उसके बाद हमने देखा इस मेथड में वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो हम करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना अमाउंट बच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका वैल्यूएशन करते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि इस मेथड में जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे हमको सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की वैल्यू कैसी लेनी है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से लेनी है। बाद में मैंने इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। इफ इन केस आपको फिक्टिशियस एसेट आ जाता है तो उसे आपको वैल्यूएशन करते टाइम इग्नोर करना है, और नोशनल कॉल को हम बोलेंगे अनकॉल्ड अमाउंट, यानी कि जो नोशनल कॉल होंगे उसे हम अनकॉल्ड अमाउंट बोलेंगे, यानी कि ऐसे अमाउंट जो अभी तक हमने शेयर होल्डर को मांगे नहीं है, ठीक है। तो पहले वो हमको मांगना पड़ेगा, उसके बाद ही हम शेयर को वैल्यू कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या। यहाँ तक हमारा हो चुका था। यहाँ तक अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एक बार ये सारी चीजें रीड कर लो। अगर इसमें से कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसे, फटाफट पढ़ लो। ठीक है जी बेटा, देखो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत धीरे से, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि सर आप ये जो बता रहे हो इसमें ना हमको डाउट जा रहा है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आपका अगर छोटा से छोटा बेसिक डाउट भी है तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके बेसिक डाउट्स भी क्लियर करें। मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि जिस बच्चों के, अभी ऑब्वियसली बात है कोई कोई बच्चे और कहीं से अकाउंट्स पढ़ रखे हैं अभी तक के, फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका और बाकी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका हो सकता है डिफरेंट हो सकता है कि डेफिनेटली 99% डिफरेंट ही होगा, समझ में आया क्या। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक कहीं और अकाउंट्स पढ़ के रखा हुआ है तो सडनली मेथड जब चेंज हो जाती है तो हमको थोड़ा सा टाइम लगता है उसे कन्वर्ट करने के लिए, मतलब अडॉप्ट करने के लिए। मेरी टीचिंग अडॉप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बराबर है। लेकिन
लेकिन हम क्या करेंगे, हम बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे। अगर आपको छोटे छोटे भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। अगर आपके जो भी बेसिक डाउट्स आ रहे हैं, मैं ट्राई करूँगा हर क्लास के लास्ट 10 मिनट्स में जो भी बच्चों ने डाउट्स पूछे हुए उसको क्लियर करते चलो। समझ में आया? तो मैं अभी ऐसा ही ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे डाउट्स पूछते हैं या जो भी बच्चों को जो भी डाउट्स आएगा, बेसिक डाउट वॉट एवर आप जो बेसिक डाउट पूछेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज फिक्टिशियस एसिड्स, यहाँ पे लिखा है फिक्टिशियस एसिड शुड बी एलिमिनेट, ठीक है। तो आप बच्चे पूछ सकते हो कि सर व्हाट इज फिक्टिशियस एसिड, हमको नहीं समझा, आप बताइए, ठीक है। तो मैं ये क्लास के एंड में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, लेकिन आपका फीडबैक नेसेसरी है मेरे लिए, बराबर है? बात समझ में आई? चलिए जी, आप यहाँ तक पढ़ लीजिए, कुछ अगर डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, डन। आई होप कि आपने सबने ये सब चीज़ें पढ़ ली होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमको क्या करना है, आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन डबल ट्रिपल चाहिए। दूसरी बात तो ऐसी कि आज के क्लास के एंड में मैं आपको कुछ आपके 2 अदर सब्जेक्ट्स कब से चालू होने वाले हैं, उसका शेड्यूल्स क्या रहने वाला है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। क्लियर है क्या? जैसे कि आपका और 2 सब्जेक्ट आपको अगर ज्वाइन करना है 5th सेमेस्टर के लिए, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इस क्लास के एंडिंग में आपको आज मिल जाएगी। तो क्लास के एंडिंग तक आपको वीडियो देखना है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्लास के एंडिंग में जाकर आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस मोटिव ये है कि आप बच्चे जो अभी आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो अच्छे से अच्छे तरीके से आप पढ़कर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाइए, बस, ठीक है जी। चलिए, हाँ एक्चुअली अभी क्या हो रहा है इस समय, एक बस 2 मिनट बता देता हूँ, कुछ बातें आपके लिए भी ज़रूरी है। कुछ बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे के मन में डाउट है कि सर क्या सच में ऑनलाइन क्लास ये हमारी जो है ये सही वाली क्लास है, या हम लोग इसमें पेमेंट करेंगे तो कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? बेटा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, मेरा यहाँ पे नंबर है, ठीक है। आप कॉल कर सकते, कॉल नहीं सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन ही आके मुझसे मिलना है तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं, ठीक है क्या? नो वरी अबाउट दैट कि आप, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे नागपुर में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए तो एकदम सेफ एंड बिल्कुल सही तरीका है क्लास पढ़ने का, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे, चलिए नेक्स्ट वन आगे बढ़ेंगे। नोशनल कॉल तक हम लोग आ गए थे। अच्छा, तो नेट एसेट मेथड में जो जो बातें थी वो मैंने बता दी थी, लेकिन इसमें पूरी अभी नेट एसेट मेथड खत्म हुई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिक्टिशियस एसेट यानी क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट्स यानी ऐसी एसेट्स जो इंटेंजिबल होती है। बोले सर इंटेंजिबल एसेट तो गुडविल भी होती है। नहीं, ऐसे एसेट्स नहीं। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने करके रखे हुए पहले से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लूँ मैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा जानता है व्हाट इज मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप ना 5th सेम की एग्जाम, या फिर अभी समर, अभी रेनी सीजन चल रहा है, मस्त बारिश आ रही है, ठीक है ना। तो आपने ना घूमने का कहीं प्लान बना दिए। लेट अस सपोज कि आपको कहीं घूमने जाना है, मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, बाय ट्रेन। तो ट्रेन की टिकट अगर आपका प्लान है 15 डेज बाद जाने का, तो लेट अस सपोज आज ही आपने क्या कर लिया, ट्रेन की टिकट बुक कर ली। ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की टिकट आज ही बुक कर ली। तो ट्रेन वालों को आप पेमेंट कब करते हो? जब आप टिकट बुक करते हो उस टाइम पे, या जिस दिन आप जाओगे ट्रेन में बैठोगे उस टाइम पे टीसी के हाथ में पैसे देते हो। बोले सर हम तो वैसे ही करते थे, टिकट निकालो टीसी को पैसे दे दो। हाँ, अब नहीं चलने वाला। अब ना गवर्नमेंट ने कर दिया बेटा रूल चेंज। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर लिया। कभी भी जाओगे तो संभाल के जाना, ठीक है। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है और अगर आप सफर कर रहे हो तो आपको फाइन लग सकता है। बात समझ में आ रही क्या? तो इसीलिए अभी तो आपको टिकट लेकर ही जाना पड़ेगा, कंफर्म टिकट ही होना चाहिए आपके पास। तो आपने जो ट्रेन वालों को है आईआरसीटीसी पे जाके पेमेंट एडवांस में कर दिया। अब जाना आपको 15 दिन बाद है, लेकिन आपने पेमेंट आज ही कर दी, ठीक है। तो ये आपकी प्रीपेड माना जाता है। इट इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? तो ये आपकी एसएटी हो गई, क्योंकि आफ्टर 15 डेज जब आप ट्रैवल करोगे तब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई क्या? जी सर। तो इसे हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आपको याद होगा तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम एसेट साइड में लिखते थे। अब इसे क्यों लिखते थे? अभी तक आपने अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं किया होगा कि सर
प्रीपेड तो ये तो एक्सपेंस है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेंस के बावजूद एसेट साइड में क्यों लिखा जाता है? ठीक है, समझ में आया? बिकॉज ये जो एक्सपेंस है ये हमने एडवांस में कर लिया, एडवांस में किसी को पेमेंट दे दिया, तो बाद में उसको देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? और ये फिक्टिशियस, इसका नेचर फिक्टिशियस एसेट होता है, इसलिए ये एसेट साइड में जाता है। बात समझ में आएगी आपको? बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। ठीक है जी, ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। नोशनल कॉल मतलब क्या होता है? नोशनल कॉल मतलब अनकॉल्ड अमाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर लेके रखे हो, मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, इसने ना बंदे ने अभी तक कंपनी को सिर्फ 8 ही रुपए पे किए हुए हैं, तो 2 रुपए अभी भी अनपेड अप है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, यानी कि अभी तक ये 2 रुपए कंपनी ने इससे मांगे नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नोशनल कॉल्स। ठीक है, लेकिन जब भी कंपनी वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेगी तो सबसे पहले कंपनी नोशनल कॉल को बुलाएगी, यानी कि जितने भी पैसे बचे हैं शेयर होल्डर से मांगने के लिए, तो पहले उनको कॉल्ड अप करेगी, उसे कॉल करेगी, वो पैसा मांगेंगी, उसके बाद ही वैल्यूएशन होता है शेयर का। ठीक है सर, समझ गया सर आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी जज्बात हम तक पहुंच गए सर। ठीक है, ओके डन। नाउ आगे बढ़ते हैं और करते हैं फॉर्मूलेस की बात। आगे बढ़ते हैं और करते हैं फॉर्मूलास की बात। कई तरीके के फॉर्मूलेस हैं, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं कि इसमें यही फॉर्मूले लग के आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी, अभी आप बेटा देखो, अभी आप छोटे लेवल पे तो हो नहीं, अभी बीकॉम फाइनल ईयर में पहुंच गए, ठीक है ना, तो आपका जो अकाउंट्स है थोड़ा सा चेंजेबल रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। मैं जो ये फॉर्मूलेस लिख कर दे रहा हूँ, ये एक एजम्पशन है, एस्टिमेशन है कि इस तरीके से हम वैल्यूएशन करेंगे, बराबर है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन ऐसा ही फॉर्मूला है, कंफर्म ऐसा नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या करना होता है? आंसर को चेंज करना होता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करते हैं? आंसर्स में बदलाव लेके आते हैं। तो मुझे कोई भी ऐसा डाउट नहीं भेजेगा कि सर आपने फॉर्मूले तो लिख के ऐसे दिए थे, अभी यहाँ पर ही ऐसा फॉर्मूला क्यों आया? ठीक है, समझ में आया? तो जैसे ही क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें जो जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से अगर फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि हमारा तो फॉर्मूला ये था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होने के कारण हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पहले तो क्वेश्चन इंटरप्रेट कर लेना आपने, उसके बाद ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो सारी बातें हम जब क्लास में प्रैक्टिस करेंगे उसी दौरान आपके हो जाएंगी। चलिए फिर बात करते हैं फॉर्मूलेस की, कि नेट एसेट मेथड में क्या क्या फॉर्मूलेस आएंगे। नेट एसेट मेथड में क्या क्या फॉर्मूलेस आएंगे? सबसे पहला फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा आपका इफ ऑल शेयर्स हैज सेम पेड अप वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो सारे शेयर है, सारे शेयर्स की सेम ही पेड अप वैल्यू है। सर सारे शेयर मतलब क्या? ऐसा जरूरी नहीं है कभी भी। कंपनी, देखो कंपनी के बारे में मैक्सिमम मैं आपको इसमें जानकारी दूंगा, जो बातें आपको अभी तक पता नहीं थी वो सारी बातें आपको पता चलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि कंपनी एक ही बार में सारे शेयर इशू करेगी, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी धीरे धीरे अपने शेयर इशू कर सकती है। तो पहले स्लॉट में मान लो कंपनी ने 100 शेयर इशू कर लिए, उनकी पेड अप वैल्यू कंपनी ने 5 रुपए रखा था, फिर कंपनी को कुछ साल बाद और जरूरत पड़ी तो कंपनी ने और शेयर इशू किए, लेकिन इस बार जो पेड अप वैल्यू रखी शेयर की वो रखी 10 रुपीज। है इक्विटी शेयर ही, लेकिन पहले वाले 5 रुपए वाले हैं, दूसरे वाले 10 रुपीज वाले हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर पेड अप वैल्यू सेम हुई क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में सारे इक्विटी शेयर 2 बार दिए, मान लो इक्विटी शेयर और दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम केस में तो एक बार इक्विटी और एक बार प्रेफरेंस ही देते हैं, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा आपके साथ चालाकी करेंगे। तो अगर सारे शेयर्स की वैल्यू, पेड अप वैल्यू क्या है? सेम है, सभी शेयर्स की पेड अप वैल्यू है सेम, तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है?
वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आपकी क्या निकल जाएगी, एक शेयर की वैल्यू निकल जाएगी। सर क्या बात कर रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल ले लेते। एग्जाम्पल मैं दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको फॉर्मूले में समझ आ जाए थोड़ी सी। जी हाँ, ध्यान दो। अभी एग्जाम्पल ले लेते। जैसे कि मान लो हमने सब कुछ बांट लिया और अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को देने वाला पैसा कंपनी में बचा है मान लो 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए इस साल इक्विटी वालों को देने हैं। अब नंबर ऑफ शेयर, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के पास, इक्विटी जो शेयर होल्डर ने खरीद के रखे हुए, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हुए मार्केट में। लेट अस सपोज कि मैं बात करता हूं 1 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए हुए। तो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, आपके पास 10 लाख रुपए है बचे जो इक्विटी वालों को देने हैं। इक्विटी वाले कितने हैं, 1 लाख लोग हैं, 1 लाख शेयर्स है, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कर लो। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया, 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कर लो। ये 3 0 3 0, ये 2 0 2 0 कट गए, तो आंसर आ गया 10 रुपीज। मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपीज। बोले सर बस इतना आसान है, ये तो बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, आसान है, लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो अमाउंट दी हुई ना आपको, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये ना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड सर, ऐसा है क्या? हाँ, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है ना, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये मैंने बताया था आपको, देखिए कहाँ गया, कि अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर किस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये रहा, हमने ये सारी बातें पढ़ ली थी कि कंपनी की सारी एसेट्स में से लायबिलिटी हटाइए, प्रेफरेंस शेयर का पैसा हटाइए, रिजर्व्स का पैसा हटाइए, तब जाके आती है अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। या तो फिर आपको दूसरे तरीके दिए होंगे, नेट प्रॉफिट, उसमें से टैक्स हटाओ, फिर प्रेफरेंस शेयर वालों का अमाउंट हटाओ, और फिर आ जाएगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आया? ये चैलेंजिंग चीज रहने वाली है आपके लिए। यानी कि अगर सारे, चलो आइए इस पे बात करते हैं, यानी कि सारे शेयर्स अगर पेड अप वैल्यू वाले हैं तो ये सिंपल फॉर्मूला है, जितना अमाउंट हमको इक्विटी वालों में बांटना है डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स है, डिवाइड कर दो तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल है, आपका बर्थडे था, आपका नहीं मेरा बर्थडे था मान लो, ठीक है। अब बच्चों का प्यार है, बच्चों ने क्या किया, 10 लाख रुपए के चॉकलेट लेके आए क्लास में। सभी बच्चे, पिछले 10 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी बच्चे क्लास के सामने आ गए, बोले सर आज आपका हैप्पी बर्थडे है, आज हम आपके बर्थडे के नाम पे 1 लाख चॉकलेट्स बांटेंगे। मैंने बोला तुमने 10 लाख रुपए की चॉकलेट लाई, कितनी चॉकलेट्स लाई? तो आपने बोला 1 लाख चॉकलेट लाए सर हमने, आज हम पूरे नागपुर में 1 लाख चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं बोला बेटा 1 लाख चॉकलेट तुमने लेके आए, वो भी 10 लाख रुपए के, तो एक चॉकलेट बताओ कितने का हुआ? बोले सर क्या आप अकाउंट बढ़ा दो कि क्या करते हो, आपको एक चॉकलेट की कीमत नहीं निकालने आ रही। 10 लाख रुपए के चॉकलेट लाए, 1 लाख चॉकलेट आ गए, तो एक चॉकलेट कितने का हुआ सर? ये क्या हो गया? हाँ जी, एक चॉकलेट कितने का हो गया सर? 10 रुपए का। मतलब हम सब ने 10 रुपए का एक डेयरी मिल्क लाया है, ऐसे कितने चॉकलेट्स लेके आए? 1 लाख। और कितने रुपए के हो गए वो? 10 लाख रुपए के। यही तो है कि आपको निकालना है वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू। तो क्या, जितनी अमाउंट अवेलेबल है, जितने रुपए आपको इक्विटी वालों को देने हैं, डिवाइडेड बाय जितने इक्विटी शेयर्स है, यानी कि अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट्स इट। तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझ रहा है क्या? चाइनीज में तो बोल नहीं रहा बेटा, आसान शब्दों में ही समझा पा रहा हूं।
ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो जब क्वेश्चन में सारे शेयर्स का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। डन, आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या है, कहां गया, जी हाँ, अब इफ ऑल शेयर्स हैज डिफरेंट पेड अप वैल्यू, ऑल शेयर्स हैज अ डिफरेंट पेड अप वैल्यू, मतलब कंपनी के पास अलग अलग वैल्यू के शेयर है। कुछ इक्विटी शेयर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 5 रुपए है, कुछ इक्विटी शेयर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपीज है, कुछ इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 15 रुपीज है, हालांकि रहती नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 10 ही रहती है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज के कंपनी के पास शेयर है, तो उस टाइम पे हम कैसे निकालेंगे वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। चलिए आइए, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इसका फॉर्मूला लगाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी कोई इक्विटी शेयर, लेट अस सपोज, मैं मानता हूं कि इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास है 10,000 शेयर्स है, इसके ऊपर ना ₹8 ही मिला हुआ है अभी तक, पेडअप कितना है 8 रुपए, यानी कि 2 रुपए अनकॉल्ड है, 2 रुपए अनपेड है, अभी भी मिलना बाकी है। ये शेयर 10 रुपए का है, लेकिन अभी मिले कितने, 8 ही रुपए। कंपनी के पास एक और इक्विटी शेयर का बंडल है जो 10,000 रुपीज का है, इसकी जो पेडअप वैल्यू है 10 रुपीज है, ये पूरा पेडअप है, फुल्ली पेडअप है। फुल्ली पेडअप मतलब 10 रुपए थे, 10 रुपए पूरे मिल चुके हैं इस शेयर पर। अब आप बताइए, यहां पर येलो डर्टी फिल्लू कहां गया, यहां पर 2 रुपए मिलने बाकी है, यहां पर 2 रुपए मिलने अभी भी बाकी है। वेट अ मिनट, हाँ, यहां पर जो है, यहां पर 2 रुपए मिलने अभी भी बाकी है, तो इस केस में ना आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते। बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो आपने बताया सेम वैल्यू है तो ये लगाओ, अब डिफरेंट वैल्यू है तो फॉर्मूला बताओ, चुपचाप नाटक क्यों कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी के कुछ रूल्स है, अगर कंपनी को शेयर का वैल्यूएशन करना है तो कंपनी क्या करती है, जो जितना अमाउंट अनपेड है उसको पहले मांगेंगी पब्लिक से, यानी कि सिंपल भाषा में मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जो शेयर्स अनकॉल्ड है, अनपेड है, उसको पहले कंपनी कॉल्ड अप करेगी, यानी कि फुल्ली पेड करेगी, यानी कि ये इसके ऊपर पूरे पैसे मिले हुए नहीं है, तो ये कंपनी का हो गया पार्टली पेड अप शेयर। इसका कुछ पार्ट ही अभी तक पेड हुआ है, अभी भी इसका कुछ पार्ट मिलना बाकी है, यानी कि 2 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। तो कंपनी क्या करेगी बच्चा, पहले ये 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए मांगेंगी, है ना, मतलब कंपनी 20,000 पहले आने चाहिए कंपनी के पास, देन ये शेयर हो जाएगा फुल्ली पेड अप, यानी कि 10 रुपए भी पूरे वसूल हो गए और फिर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। आप बोले सर ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना, क्योंकि मैंने आपको लिख के दिया हुआ है यहाँ पर कि जब भी हम नेट एसेट वैल्यू मेथड लगाएंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी हो गई लिक्विडेट। जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तब जितने भी अनकॉल्ड अमाउंट है, जितने भी अनपेड शेयर्स है, उनसे शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर रिस्क बियरर होते हैं। वो बोलेंगे हम नहीं देने वाले पैसा, हमको तो पता चल गया कंपनी डूब गई, हम क्यों दे पैसा। ऐसा नहीं होता बेटा, इक्विटी वालों को पहले से ही बता के रखा है, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो तुमको लॉस झेलना पड़ेगा इक्विटी वालों को, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो हाई रिस्क टेकर होते हैं, समझ में आया ना, रिटर्न ज्यादा होता है उसमें, रिस्क भी हाई होती है, रिटर्न भी ज्यादा होता है, समझ में आया क्या। तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी ना, तो लिक्विडेटर जो होता है ना, तो लिक्विडेटर पूरा पैसा पहले तो मांग लेता है शेयर होल्डर से, और वो देना ही पड़ता है, समझ में आया क्या। ये तो कंपनी को अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए कंपनी ने तुमसे 8 ही रुपए मांगे थे, लेकिन आज कंपनी को जरूरत है, क्योंकि जैसे ही कंपनी लिक्विडेट हो गई, बर्बाद हो गई, तो कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटीज है ना, उसको पे करने के लिए पैसा लगेगा, तो वो कौन देगा, जिससे अभी तक पैसा मिला नहीं है।
वो पैसा देंगे, जो पैसा जमा हो जाएगा उससे लाइबिलिटी देंगे, लाइबिलिटी एक बार खत्म हो गई तो फिर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। समझ में आएगी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो यहाँ पे हमको समझने वाली बात क्या है, जिसको जहां पर लगता है कि ये चीज मैंने लिख लेनी चाहिए आप लिख लेते जाओ, कि अगर कंपनी के पास सेम पेड अप वैल्यू वाले शेयर्स है तो ये फॉर्मूला लगाओ पहला वाला। लेकिन अगर कंपनी के पास डिफरेंट पेड अप वैल्यू है, यानी कि कोई शेयर 8 रुपए का है, कोई 10 रुपए का है, कोई पार्टली पेड अप अगर शेयर है, तो उसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे फुल्ली पेड अप में। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, मैं लिख के देता हूं, उसके बाद फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, देखो, इफ द ऑल शेयर्स हाँ जी, देखिए, if all shares has different paid up value, अगर सारे शेयर्स की पेड अप वैल्यू कैसी है, अलग अलग है, यानी कि ये शेयर पार्टली पेड अप है, मैं यहां लिख के भी देता हूं, अगर ये शेयर पार्टली पेड अप है, ठीक है, तो आपको इसे बनाने पड़ेंगे पहले तो फुल्ली पेड अप। समझ में आएगा? आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। ओके, देन मेक इट फुल्ली पेड अप फर्स्ट। ठीक है, अब आप इसको फुल्ली पेड अप कैसे करोगे? बाय कॉलिंग अमाउंट। तो जो अनकॉल्ड अमाउंट हम कॉल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा कॉल कहते हैं? ये देखो लिख के दिया हुआ है, नोशनल कॉल, है ना। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? नोशनल कॉल करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को फोन करना पड़ेगा कि भाइयों और सबकी बहनों पैसे लेके आ जाओ। समझ में आया कि नहीं? कंपनी को आपकी जरूरत है, कंपनी डूब गई, कंपनी बर्बाद हो गई, लूट गई, बर्बाद हो गई, ठीक है, आपका बचा हुआ पैसा आप कंपनी में लेकर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि हमको फुल्ली पेड अप बनाने पड़ेंगे शेयर्स फर्स्ट बाय नोशनल कॉल। ठीक है जी, नोशनल कॉल बुलाकर हमको ये शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखना है। पॉइंट समझ में आया सबको? जी सर, क्लियर है यहां तक? फटाफट एक बार रिवाइज करते। फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, हमने पहला फॉर्मूला देखा कि अगर किसी शेयर्स की वैल्यू जो है वो सेम है, तो सर कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अगर वैल्यू सेम है तो क्या करो? डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करो, आंसर निकालो। जितने अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है डिवाइडेड बाय करो नंबर ऑफ शेयर, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर डिफरेंट शेयर वैल्यूज है, डिफरेंट पेड अप वैल्यूज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे तो उसके बाद ही वैल्यूएशन ऑफ शेयर पॉसिबल है। ओके डन। एक बार देख लीजिए इसको, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। हो गया जी? यस सर। अब मेरी बात ना और ध्यान से सुनना, यहां पे कुछ स्टेप्स आते हैं, ध्यान से सुनो। मैं ये सारी चीजें आपको ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये पूरी स्टेप्स क्वेश्चन में अप्लाई होगी ही। ठीक है, पढ़कर रखना हमारा काम है। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा, हो सकता है इससे इजी लेवल के भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। मैं बस आपको बता कर रख रहा हूं कि दिस इज द प्रोसीजर। तो अगर किसी शेयर्स की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट पेड अप वैल्यूज है, यानी कि कुछ शेयर पार्टली पेड अप है, कुछ शेयर फुल्ली पेड अप है, आपके बैलेंस शीट में दिए हुए कुछ शेयर पार्टली पेड अप, कुछ शेयर फुल्ली पेड अप, तो सबसे पहले तो हम नोशनल कॉल करेंगे और उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम लोग शेयर फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमको क्या मिलेगा? नेट एसेट मिलेगा। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? नेट एसेट अराइज, मतलब नेट एसेट मिलेगा हमारे पास। बोले सर ये ऐसा कैसे? बेटा एसेट्स में से
लाइबिलिटीज कैपिटल है, रिजर्व्स है, लाइबिलिटी, तीनों को प्लस कर दो, क्या मिल गया? एसेट मिल गया। सर क्या बोले बेटा, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे क्या होता है? एसेट होता है। ये बेसिक नॉलेज है, नाले को आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये कैपिटल है, कैपिटल में रहते इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है? यहाँ पे रहेंगी लाइबिलिटीज। अब आपको इक्विटी दिया है मान लो 1 लाख, प्रेफरेंस दिया है 1 लाख, लाइबिलिटी से 5 लाख, एसेट्स मालूम नहीं आपको, तो सर इनका टोटल और इसका टोटल तो सेम ही होता है ना बैलेंस शीट में। हाँ, तो इनका टोटल कर लो, हो गया 7 लाख, तो ये भी 7 लाख आ जाएगा। इसका मतलब आपकी एसेट्स भी कितनी की हो गई? 7 लाख की। यानी जैसे ही हमने एसेट निकालना था, हमने क्या क्या निकाला? इक्विटी, प्रेफरेंस और लाइबिलिटीज, तीनों को टोटल कर दो तो एसेट मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है? जी सर। तो वही बोल रहा हूं मैं कि जैसे ही आपको क्या मिल गया, आपने फुल्ली पेड अप कर दिए तो इक्विटी वाले पूरे आ गए, ठीक है? अब आप इससे क्या निकाल सकते हो? नेट एसेट निकाल सकते हो। और जैसे ही आपकी नेट एसेट आई तो इस नेट एसेट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस नेट एसेट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग दोज शेयर होल्डर्स। इस नेट एसेट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है उन 2 शेयर क्लासेस में। बता रहा हूं सर एग्जांपल, हाँ बता रहा हूं। इक्विटी शेयर फर्स्ट और इक्विटी शेयर 2, ठीक है सर? एग्जांपल बताइए सर। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो, मान लो 10,000 शेयर्स थे कंपनी के पास, इक्विटी वाले, जिनकी पेड अप वैल्यू 10 रुपीज थी, ठीक है? कंपनी के पास और 10,000 शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, जिसकी पेड अप वैल्यू ₹8 थी। तो ये सेम वैल्यू वाले शेयर तो है नहीं, डिफरेंट वैल्यू वाले शेयर है। तो जैसे ही डिफरेंट वैल्यू वाले शेयर आए तो हमने सबसे पहले क्या करना है? उन्हें फुल्ली पेड अप बनाना है। मतलब ये जो शेयर है, ये 8 वाला, ये तो पार्टली पेड अप है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको क्या बनाना है? फुल्ली पेड अप, ठीक है? तो फुल्ली पेड अप कैसे करेंगे? बाय कॉलिंग अमाउंट, बाय नोशनल कॉल। तो आपने नोशनल कॉल किया 10,000 शेयर्स पर, आपने 2 रुपए कॉल किया, तो आ गए 20,000 आपके पास, ठीक है? ये हो गया आपके पास 1 लाख, ये हो गए 80,000 और ये हो गए 20,000। यानी टोटल इक्विटी कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख, 80,000 और 20,000, टोटल हो गया कितना? टोटल इक्विटी हो गया 2 लाख रुपीज का। डन? यहां तक क्लियर है? यस सर। मान लो आपके पास कोई पूरी लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटी पूरी थी 10 लाख की, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो टोटल हमारा हो गया 12 लाख। बैलेंस शीट का टोटल मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 12 लाख आपका एसेट भी हो गया, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो ये आपका हो गया एसेट। अब ये एसेट पर कितने लोगों का अधिकार है आप बताइए? बोले सर कंपनी के एसेट पे ना इक्विटी वालों का ही अधिकार होता है। तो ठीक है, इक्विटी वालों का अधिकार होता है, लेकिन इक्विटी वाले एक ही है क्या? इक्विटी वाले 2 है। ये 10,000 वाले का क्लास अलग है और ये 10,000 वाली इक्विटी अलग है। तो ये दोनों लोग मांगेंगे ना बेटा, ये दोनों लोगों का एसेट पे अधिकार होगा कि नहीं होगा? तो जितनी भी एसेट आपको आएगी, उस एसेट को ये दोनों क्लासेस में आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेटर सपोज 12 लाख के एसेट पर इक्विटी 1 वालों का अधिकार है, तो 6 लाख इनको जाएगी, और इक्विटी 2 वालों का अधिकार है 6 लाख इनको जाएगी। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। एग्जाम्पल के लिए और एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपके घर में आप हो और आपके ब्रदर है, भाई है, बहन है, जो भी व्हाटएवर है, ब्रदर सिस्टर, आप भाई बहन हो। पप्पा बचपन में जब आप खेलते थे ना, तो पप्पा क्या करते थे? एक ही बिस्किट का पैकेट लेके आया, ठीक है पप्पा ने, फिर आपका ना झगड़ा होता था उसमें, मुझे 2 दे, वो बोलता था नहीं तूने इतने छोटे लिया और मुझे इतने, तूने इतने बड़े बड़े बिस्किट्स लिए, मुझे छोटे बिस्किट क्यों दे रहा है, मुझे टूटा हुआ बिस्किट क्यों दे रहा है, तुमने तो पूरा बिस्किट लिया हुआ है।
ऐसे झगड़ा करते थे, है ना। फिर पापा बोलते थे रुको जरा सा, पापा वो पैकेट लेते थे, उसमें से बराबर हिस्से करते थे, हाँ आधा तुम लो आधा तुम लो। अरे बात समझ में आई क्या। वैसे ही मान लो कंपनी यानी कि पापा है, ये दो इक्विटी शेयर्स है, ये आप हो और ये आपके भाई बहन है, ठीक है। अब कंपनी के पास पापा ने लाया बिस्किट 12 लाख का, तो 12 लाख का जो बंटवारा होगा वो दोनों में होगा ना बेटा, 6 लाख आपको 6 लाख उसको। क्लियर है, पॉइंट समझ में आया। यस सर, अब समझ में आ गया। तो वही स्टेप्स मैंने लिख के दिया आपको कि सबसे पहले अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे फुल्ली पेड अप में, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी हमने फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लिया तो उसमें लाइबिलिटीज वगैरह ऐड कर दो तो आपको मिल गया नेट एसेट। नेट एसेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों क्लासेस ऑफ शेयर्स में। समझ में आया क्या। नेट एसेट को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों क्लासेस ऑफ शेयर्स में, पक्का। और इसका वैल्यूएशन बाद में करेंगे, ठीक है सर। यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां तक तो बात क्लियर होगी। ये एकदम अभी मेरे साथ ही स्टेप लर्न होनी चाहिए। अगर फुल्ली पेड अप है शेयर्स तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। अगर पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करो फुल्ली पेड अप में बाय नोशनल कॉल, है ना। और जैसे ही नोशनल कॉल से वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तो आप टोटल करो, आपको एसेट मिल जाएगी। एसेट्स को दोनों पार्टीज में बांटना है, ठीक है। ये इक्विटी वालों को, एक वालों को आधी एसेट दे दो, इनको आधी एसेट दे दो, ठीक है। अब सर प्रश्न ये आता है कि बांटे किसमें, इक्वल बांटे क्या, तो आंसर इज नो, इक्वल नहीं बांटना। इनके जितने पेड अप कैपिटल रहेंगे ना उस रेशियो में बांटना है। सर अब ये क्या नया है, अभी हमने लिया था कि ये भी 10,000 शेयर वाले हैं और ये भी, इनके पास भी 10,000 शेयर है, ठीक है। तो अब इनका रेशियो निकालो कितना हो गया, तो सर इनको भी ये इक्वल हो गए दोनों, क्योंकि एक क्लास भी 10,000 वाला है, दूसरा क्लास भी 10,000 वाला है, तो दोनों इक्वल हो गए। ऐसे केस में इक्वली बांटेंगे। लेकिन अगर मान लो इनके दूसरा क्लास जो है वो सिर्फ 5,000 शेयर्स वाला है, तो ऑब्वियसली बात है ना बेटा, जहां पर 10,000 शेयर है उन्होंने ज्यादा पैसा लगा कर रखा है तो एसेट पे ज्यादा अधिकार उनका है, ठीक है। और इन्होंने 5,000 शेयर लेके रखे हैं, मतलब इनका 5,000 शेयर्स के हिसाब से अधिकार है। यानी कि इनका रेशियो निकाला जाएगा 10:5, यानी कि हो जाएगा 2:1, बराबर है। इस रेशियो में उसको बांटा जाएगा, किसको, एसेट्स को। बात समझ में आई क्या। समझा सर। ये सारी चीजें अभी समझ में आ रही तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो उससे भी अच्छी बात है। क्या बात कर रहे हो सर, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो उससे अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इतना होने के बाद हमको ना फॉर्मूला लगाना है। इतना होने के बाद क्या लगाना है, फॉर्मूला, ठीक है। आइए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, वही है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जिसका जितना कैपिटल रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स। अभी बस आप लिख के रख लो, यानी कि मान लो अमाउंट अवेलेबल है इक्विटी वालों को देने के लिए 10 लाख रुपए, इन्होंने लगा के रखे थे। अभी हमने पढ़ा 10,000 इंटू 10 रुपीज का एक शेयर था, तो 1 लाख उनके, 1 लाख उनके, टोटल हो गया 2 लाख रुपए। यानी कि एक एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो 1 लाख ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इनकी पेड अप वैल्यू 10 थी। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना कर लो, इसके बाद जो आंसर आएगा वो हो गया आपका वैल्यू ऑफ शेयर, आज का वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर इस मेथड से और इस मेथड से तो आंसर अलग अलग आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इसीलिए डिपेंड करता है कि आपके कंपनी में कौन सी मेथड अप्लाई हो रही है, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हम मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है जी।
समझ में आ गया सर। सर थोड़ा ना एक बात बताइए कि सीरियसली थोड़ा ना मुश्किल जा रहा है समझने के लिए। बिल्कुल जाएगा बेटा, क्योंकि अकाउंट्स है, जब तक आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके नहीं देखोगे तब तक आपको डिफिकल्टी जाने वाला है, ठीक है। सो नो वरी अबाउट दैट, आप क्लासेस अच्छे से करो, समझ में आएगा ये मेरी गारंटी। जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, तो इतनी सारी बातें समझ में आई क्या? आ गई सर, ये 2 बातें तो समझ में आ गई सर आपको। चलो इसे एक काम करिए, आप नोट करके रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए इसे। ठीक है सर। सर देखो बच्चों, अभी देखो हमने दोनों फॉर्मूले जो लिखे ना उसमें ये 2 बात कॉमन लिखी, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और यहाँ पे भी वही है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। और मैंने आपको रीजंस में भी लिख के दिया था कि इसमें जो वैल्यू ऑफ शेयर होगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा, वो डिपेंड करेगा अवेलेबल अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पर, ठीक है। ये पॉइंट नंबर हमारा तीसरा देखिए आप, कि वैल्यू ऑफ शेयर इस मेथड में किसके बेसिस पे होगा, जितना अमाउंट अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसके बेसिस पर हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर यहाँ पे करेंगे। डन? यस सर। अब जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमने कर रहे हैं, हम अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स पर ही कर रहे हैं। अब हमको ये देखना है नेक्स्ट टॉपिक में कि ये अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कैसा निकालते हैं, समझ में आया क्या? तो इसके लिए ना एक फॉर्मेट है, इसके लिए ना आपके सिलेबस में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट हम देखेंगे, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप एसेट्स अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू निकाल सकते हो। बस इतना हो गया कि हमारी नेट एसेट मेथड खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर लगता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा नेट एसेट मेथड पर, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड पर, ठीक है। तब तक आप एक काम करिए, इसे एक बार देख लीजिए, जिसका लिखने का बाकी होगा वो लिख लो।